सुल्तान का हाथ दरवाजे के हैंडल पर ही जम गया। अंदर से आने वाली आवाज ने उसके वजूद में जलजला बर्पा कर दिया। वो जो अपनी बीवी को बदतमीज और जुबान दराज का खिताब देकर उसे घर से निकालने का फैसला लिए खड़ा था, आज उस बंद दरवाजे ने उस पर हकीकत का ऐसा भयानक इंकशाफ किया कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। मुझे दाद देनी पड़ेगी आनिया के सब्र की। इतना जलील होने के बाद भी वो ये घर छोड़कर नहीं जा रही। मैं होती तो सुल्तान के रवैये पर कब का ये घर छोड़ देती। ये सोनिया की आवाज थी जिसमें जहर और हैरत दोनों घुले हुए थे। हाँ, मैंने भी उसे इसी तरह से हर तरह से तंग करके देख लिया। बेटे के कान भर के उसे रोज डांट भी पड़वाई, मगर वो डीप लड़की सब कुछ सहकर भी यहीं टिकी हुई है। अपनी माँ के इस जुमले ने सुल्तान की अनाके पर खचे उड़ा दिए। तो सब झूठ था। अनिया की बदतमीजी, इसकी लापरवाही सब एक ढोंग था। वो लड़की जिसे वो रोज अपनी नफरत का निशाना बनाता रहा, वो दरअसल उस घर के घर घर को बिखेरने से बचाने के लिए खामोशी से अपनी इज्जत नफ्स का जनाजा निकाल रही थी। आज सुल्तान को अपनी मर्दानगी समझदारी पर गिना रही थी। एक झटके से दरवाजा खुला और कमरे में मौजूद दोनों औरतों के चेहरे पर सुल्तान का जलाल देखकर सफेद पड़ गए। आज हिसाब देने की बारी आनिया की थी कि नहीं उनकी थी। कहते हैं वक्त एक सा नहीं रहता, लेकिन जब ये बदलता है तो इंसान को संभलने की मोहलत नहीं देता। आनिया की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। वो एक नाजुक तितली की तरह थी जो अपने वालिदैन के बनाए हुए खूबसूरत बाग में उड़ रही थी, जहाँ धूप की तमादत का गुजर तक ना था। वो नहीं जानती थी कि किस्मत की किताब में उसके लिए सिर्फ फूल नहीं, बल्कि कांटों का एक तवील सफर भी लिखा जा चुका है, जो बहुत जल्द शुरू होने वाला था। आनिया की जिंदगी किसी द्योमाली शहजादी की दास्तान से कम नहीं थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती और नाजुक वाली बेटी थी, जिसके पांव तले से जमीन की बजाय मोहब्बतों के बिछे कालीन होते थे। वो बीबीए की आखिरी सेमेस्टर में थी और उसका सारा ध्यान उसकी अपनी जात और वालिदैन की खुशियों तक महदूद था। कुदरत ने उसे हुस्न भी ऐसा अता किया था कि देखने वाले देखते और सुबह अल्लाह कह उठते। उसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखें झील की तरह गहरी और रोशन थी, जिनमें हर वक्त शरारत के जुगलू चमकते रहते। दोधिया रंगत बिखरे बाल, स्याह बाल और सुतून नाक उसे किसी जीती जागती गुड़िया का रूप देते थे। मगर उस गुड़िया को यह खबर नहीं थी कि शीशे के महल कितने नाजुक होते हैं। एक हंसती मुस्कुराती शाम जब वो अपने बाबा की राह तक रही थी, फोन की घंटी ने क्यामत ढा दी। एक खौफनाक रोड एक्सीडेंट ने उसके सर से बाप का साया हमेशा के लिए छीन लिया। ये खबर आनिया पर बिजली बनकर गिरी। वो शोक चंचल लड़की जो घर की रौनक थी, बाप के जनाजे के साथ ही कहीं दफन हो गई। एक साल का अरसा कैसे गुजरा ये सिर्फ आनिया और उसकी माँ का दिल जानता था। सोप की कैफियत तवील हुई तो घर के माली हालात बिगड़ने लगे। बाप की छोड़ी हुई जमा पूंजी कब तक साथ देती। आखिरकार तलख हकीकतों ने आनिया को झिंझोड़ कर रख दिया। उसे अब अपने आंसू पूंछ कर अपनी माँ का सहारा बनना था। उसे अपनी डिग्री मुकम्मल की और नौकरी की तलाश में निकल खड़ी हुई। मगर उसे क्या खबर थी कि बाहर की दुनिया उसके घर जैसी नर्म और नाजुक नहीं है। ये उसके इम्तिहान की पहली सीढ़ी थी। नौकरी की तलाश उसे शहर की एक नामूर कंपनी सुल्तान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री तक ले आई, जहां उसका वास्ता सुल्तान अहमद से पड़ना था। एक ऐसा शख्स जिसका नाम ही उसकी शख्सियत का आकासी करता था। 30 साल सुल्तान अहमद अपनी कंपनी का सीईओ था, जिसकी शख्सियत में बला का रूप और संजीदगी थी। वो काम के मामले में इस कदर असूल पसंद था कि दफ्तर में मक्खी भी उसकी इजाजत के बगैर पर नहीं मार सकती थी। आनिया जब इंटरव्यू के लिए उसके केबिन में दाखिल हुई तो उसे लगा जैसे वो किसी फ्रीजर में आ गई हो। सुल्तान ने सर उठाकर अपनी गहरी और सर्द आंखों से उस सहमी हुई लड़की का जायजा लिया तो आनिया का दिल जोर से धड़क रहा था। हथेलियों पर पसीना आ रहा था। उसने बड़ी मुश्किल से अपने असाब पर काबू पाया। सुल्तान अहमद को एक ऐसी सेक्रेटरी की जरूरत थी जो काम में माहिर हो। अगरचा आनिया के पास तजर्बा नहीं था, मगर उसकी काबिलियत और आंखों में मौजूद जरूरत की झलक देखकर सुल्तान ने उसे एक मौका देने का फैसला किया। मिस आनिया, मुझे काम में गलती या सुस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उम्मीद है आप मुझे शिकायत का मौका नहीं देंगी। सुल्तान की भारी और स्पार्ट आवाज ने आनिया को झड़झड़ी लेने पर मजबूर कर दिया। उसे जल्दी से इस बात में सर आया। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो मुश्किल इतना ही बोल पाई थी। वो केबिन से बाहर आकर लंबा सांस लिया। उसे नौकरी तो मिल गई थी और तनख्वाह भी माकूल थी, जिससे उसकी और माँ के हालात सुधर सकते थे। मगर वो नहीं जानती थी कि ये नौकरी उसके लिए कोई फूलों की सेज नहीं, बल्कि एक कड़ा इम्तिहान साबित होने वाली है। क्योंकि सुल्तान अहमद जैसे खतरनाक बॉस को झेलना
आनिया जैसी लापरवाह और जज्बाती लड़की के लिए शेर के मुंह में हाथ डालने के मुतरादिफ था। और कल उसका पहला दिन था जो यकीनन हंगामा खेज होने वाला था। जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे आते हैं जब इंसान की ख्वाहिश होती है कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। आनिया के लिए आज की सुबह कुछ ऐसी ही कैफियत लिए नमूदार हुई थी। रात देर तक जाकर ड्रामे देखने और ख्याली पिलाव पकाने का नतीजा ये निकला कि सुबह अलार्म की चीखती हुई आवाज भी उसे ख्वाब पे गफलत में बेदार न कर सकी। जब उसकी आंख खुली तो कमरे में धूप पूरी आबोताब से फैल चुकी थी। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां चीख चीख कर 9:30 बजे का ऐलान कर रही थी। आनिया की हलक सी दबी हुई चीख निकली और बिस्तर से ऐसे उछली जैसे नीचे स्प्रिंग लगे हो। आज उसकी नौकरी का बकायदा आवाज था और आज ही वो लेट हो गई थी। उसके जहन में फौरन सुल्तान अहमद का गसीला चेहरा लहराया, जो यकीनन उस वक्त किसी आतिश फिशा की तरह फटने के लिए तैयार बैठा था। वो हवास पख्ता सी बाथरूम की तरफ भागी। जल्दी जल्दी तैयार होते उसके हाथ पांव फूल रहे थे। कभी दुपट्टा नहीं मिल रहा था तो कभी सैंडल का दूसरा जोड़ा गायब था। उसकी माँ ने किचन से आवाज दी कि नाश्ता कर लो, मगर आनिया के पास तो सांस लेने की भी मोहलत नहीं थी। वो जूतों में पाँव उड़ाती, पर्स कंधे पर लटकाए और गीले बालों को क्लिप में कैद कर ली तूफान की तरह घर से निकली। रास्ते में रिक्शा मिलने में जो ताखीर हुई उसने उसके ब्लड प्रेशर को मजीद हाई कर दिया। वो बार बार घड़ी देखती और जेर लब खुद को कोसती जा रही थी कि आखिर उसे रात को 3 बजे तक जागने की क्या जरूरत थी। ट्रैफिक का शोर और धूल मिट्टी उसे आज जहर लग रहे थे। जब वो ऑफिस की इमारत के सामने पहुंची तो 10:30 बज चुके थे। उसका दिल पसलियों से टकरे मार रहा था, क्योंकि उसे याद था कि आज सुबह 10 बजे एक इंतहाई अहम मीटिंग थी जिसकी तमाम फाइल्स और प्रेजेंटेशन की तफसीलात उसके पास थी। वो तकरीबन भागते हुए कॉरिडोर से गुजरी तो ऑफिस का अमला उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे वो किसी कुर्बानी के बकरे को देख रहे हो जो कसाई के बस जा रहा हो। ऑफिस में छाई पुरस्कार खामोशी बता रही थी कि तूफान आ चुका है और अब सिर्फ बिजली गिरना बाकी है। सुल्तान अहमद के केबिन का बंद दरवाजा उसे किसी दियो की गार का दहाना लग रहा था। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुई, जहाँ एसी की ठंडक के बावजूद फिजा में खौफनाक हदत थी। सुल्तान अहमद अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर पुष्ट टिकाए बैठा था। उसका चेहरा स्वार था, मगर आंखों में ऐसी सर्दमेरी थी जो सामने वाले को मुंजमद करने के लिए काफी थी। अनिया के अंदर दाखिल होती उसने कलाई पर बंधी महंगी घड़ी पर एक तंजिया नजर डाली और फिर सवालिया नजरों से आनिया को देखा, जो कि अब सांस फूली हुई हालत में मुजरमुल की तरह सर झुकाए खड़ी थी। मिस आनिया, क्या आपको घड़ी देखना आती है या मैं आपको टाइम देखना सिखाऊं? सुल्तान की आवाज धीमी मगर उसमें छुपा गुस्सा साफ महसूस हो रहा था। आनिया ने डरते डरते फाइल मेज पर रखी और बामुश्किल बोली, सॉरी सर, वो मेरी आंख नहीं खुली थी। ये इतना गैर पेशा वाराना जवाब था कि सुल्तान अहमद को अपनी जमात पर शक हुआ। उसने दांत पीसते हुए कहा, आपकी नींद की वजह से मैंने 1 करोड़ की डील वाली मीटिंग कैंसिल कर दी। आपको अंदाजा भी है? और ये फाइल्स आप घर क्यों लेकर गई थी? ये ऑफिस की प्रॉपर्टी है। आनिया को अब अपनी बेइज्जती महसूस होने लगी थी। उसकी शोख तबीयत दबाव में अब झलक दिखाने से बाज ना आई। वो फौरन बोली, सर ने घर ले गई थी तो उसमें मेरा क्या फायदा? मैं तो आपका काम मुकम्मल करने के लिए लेकर गई थी ना। आपके भले के लिए तो काम कर रही थी, उल्टा आप मुझे ही सुना रहे हैं। सुल्तान ने बस उसकी इस मंतिक पर हक्का बक्का रह गया। उसे अपनी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा मातहत मिला था जो गलती मानने की बजाय एहसान जतला रहा था। एहसान? मिसानिया, ये आपकी ड्यूटी है। सुल्तान करा कर बोला, अगर काम बाकी था तो आपको वक्त पर आना चाहिए था। 10 बजे मीटिंग थी, आप 10:30 बजे तशरीफ ला रही है। आलिया ने बड़ी मासूमियत से बगैर सोचे समझे जवाब दिया, तो सर आप मीटिंग थोड़ा लेट भी तो रख सकते थे ना। इतनी सुबह सुबह मीटिंग लिखने की क्या जरूरत थी? वरना थोड़ा लेट भी तो हो जाता है ना। अब सबके पास आपकी तरह गाड़ी थोड़ी ना है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाकर आने में टाइम लग जाता है और फिर कभी कभी आंख भी देर से खुलती है। इंसान है, कोई मशीन तो नहीं है ना हम। आनिया रवानी में बोलती चली गई और सुल्तान अहमद उसे बस तकता रह गया। उस लड़की की दलेरी और बेवकूफ़ी का ये आलम था कि वो बॉस को ही मशवरे दे रही थी। सुल्तान का दिल चाहा कि उसे भी नौकरी से बर्खास्त कर दे, लेकिन फिलहाल काम का बोझ इतना था कि उसे निकालने का रिस्क नहीं ले सकता था। उसे गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून किया और इंतहाई करख्त लहजे में कहा, मिस आनिया, ये आपकी पहली और आखिरी वार्निंग है। आइंदा अगर आपने ऐसी मंतिक पेश की या लेट हुई
तो आप घर बैठकर आराम कीजिएगा। अब जाए और वो ड्राफ्ट टाइप करें जो मैंने कल दिया था। आनिया ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि जान बच गई। उसने जल्दी से सर हिलाया और भागती हुई केबिन से बाहर निकल गई। लेकिन सुल्तान अहमद काफी देर तक सर पकड़े बैठा रहा। उसे अंदाजा हो गया था कि लड़की उसके सब्र का कड़ा इम्तिहान लेने वाली है। दफ्तर की चार दीवारी में आनिया की आमद को भी मुश्किल 2 हफ्ते गुजरे थे, मगर इन 2 हफ्तों में उसने सुल्तान अहमद के आसाब को जिस तरह तार तार किया था, उसकी मिसाल शायद कंपनी की तारीख में भी नहीं मिलती थी। सुल्तान, जो अपनी आहिनी डिसिप्लिन और रोबोटिक वर्क एथलिक्स के लिए मशहूर था, अब अक्सर सर पकड़े अपनी कुर्सी पर नेमदराज नजर आता। और इस सर दर्द की वाहिद वजह उसके केबिन के बाहर बैठी वो मुसीबत थी जिसे वो खुद भर्ती कर बैठा था। आज की दोपहर पे कुछ मुख्तलिफ नहीं था। सुल्तान को एक हंगामी मीटिंग के सिलसिले में कुछ इंतहाई अहम कानूनी मसूदात टाइप करवाने थे। उसने वो फाइल आनिया के हवाले की और सख्ती से हदायत की कि अगले आधे घंटे में कागजात उसकी मेज पर होने चाहिए, क्योंकि उसे बाहर जाना था और वापसी पर वो 1 मिनट की दखल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। आनिया ने हमेशा की तरह बड़े जोशो खरोश से करदनी लाई और टाइपिंग शुरू कर दी, मगर सुल्तान के साथ ही कमरे की फिजा बदली। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन नमूदा हुआ। आलिया का सारा प्रोफेशनलिज्म धुएं की तरह उड़ गया। ये उसके पसंदीदा ड्रामे की किस्त थी जो कल रात बिजली की आग मचोली की वजह से वो नहीं देख पाई थी। दिल ने फतवा दिया कि काम तो होता ही रहेगा, कुछ सस्पेंस से जान निकल रही है। उसने बड़े एहतियात से मोबाइल को फाइल के नीचे टिकाया और हैंड फ्री कानों पर लगाकर दुनिया माफिया से बेखबर होकर वक्त कैसे गुजरा उसे खुद खबर ना हुई। और ड्रामे के जज्बाती सीन में इस कदर मगन थी कि हीरोइन के साथ खुद भी उदास हो रही थी। उधर सुल्तान अहमद जब मुकर्रर वक्त से 10 मिनट पहले वापस आया तो उसे उम्मीद थी कि काम मुकम्मल हो चुका होगा, मगर जब आनिया के मेज के करीब पहुंचा तो मंजर देखकर उसके कदम वहीं जम गए। आनिया टाइपिंग करने के बजाय मोबाइल पर नजरें जमाए बैठी थी और इसके चेहरे पर कभी हमदर्दी और कभी गुस्से के तासुरात उभर रहे थे। सुल्तान के माथे की रगे तन गई। उसने जब्त के सारे बंधन तोड़ते हुए मेज पर जोर से हाथ मारा। मिस आनिया, ये क्या तमाशा हो रहा है? सुल्तान की दहाड़ ने आनिया को जैसे करंट लगा दिया। वो बुरी तरह उछली और मोबाइल उसके हाथ से फिसलते फिसलते बचा। उसे वो खिलाकर हैंड फ्री उतारते हुए सुल्तान को देखा, जो उस वक्त गजबनाक नजरों से उसे घूर रहा था। डॉक्यूमेंट सर, वो हक लाई। मैं पूछ रहा हूँ, आप काम छोड़कर ये क्या फजूलियत दिख रही है? सुल्तान का बस नहीं चल रहा था कि मोबाइल उठाकर दीवार पर दे मारे। आनी ने फौरन खुद को संभाला और अपनी रवायती मासूमियत और डीपपन का मुजाहरा करते बोली, सर वो टाइपिंग तकरीबन हो गई है, बस थोड़ी सी रह गई थी। दरअसल कल रात हमारे इलाके की लाइट चली गई थी और ये किस्त अधूरी रह गई थी। अब बस आखिरी 5 मिनट का क्लाइमेक्स बाकी था तो सोचा देख लूं, वरना सारा दिन दिमाग में ही अटका रहता और आपका काम भी ठीक से ना कर पाती। सुल्तान अहमद उस लड़की की दीदा दलेरी पर दंग रह गया। बजाय शर्मिंदा होने की उसे अपनी मजबूरी की दास्तान सुना रही थी। तो आपकी तफरीह मेरे काम से ज्यादा अहम है? आपको अंदाजा भी है मैं आपको टर्मिनेट कर सकता हूँ। सुल्तान ने दांत पीसते हुए कहा। आनिया ने मुंह बसोरते हुए जवाब दिया, सर आप हर छोटी छोटी बात पर धमकियां क्यों देते रहते हैं? थोड़ा सा ड्रामा ही तो देखा है, कौन सा जुर्म कर दिया? अच्छा ऐसे मत गोरे, मैं भी 5 मिनट में आपका काम मुकम्मल कर दूंगी, प्लीज गुस्सा ना करें, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। सुल्तान अहमद ने गहरा सांस लेकर खुद को पुरसुकून करने की कोशिश की। वो जानता था कि बहस करने का मतलब मजीद वक्त बर्बाद करना है। उसने एक जहर खन निगाह से देखा और बुड़बुड़ाते उसे केवन में घुस गया। या अल्लाह, ये लड़की मेरा जहनी तवाजुन बिगाड़ कर दी दम लेगी। इस वाक़े के 2 रोज बाद दफ्तर में एक ऐसी शख्सियत की आमद हुई जिसने वहां के माहौल को मजीद बोझल कर दिया। वो दोपहर का वक्त था जब कॉरिडोर में ऊंची एड़ियों की ठक ठक गूंजी। अपने ऑफिस के दरवाजे से फैशन और मस्तूरी हुसन का एक चीता जागता नमूना अंदर दाखिल हुआ। ये सोनिया थी, सुल्तान अहमद की मंगेतर और उसकी खालाजाद। सर से पांव तक ब्रांडेड कपड़ों में मलबूस, आंखों पर बड़ा सा सन ग्लासेस लगाए और महंगी परफ्यूम की खुशबू में बसी हुई सोनिया ने अंदर दाखिल होते नाक कतराना नजरों से पूरे दफ्तर का जायजा लिया, जैसे वो किसी कचरा कुंडी में आ गई हो। वो सीधी सुल्तान के केबिन की तरफ पड़ी, मगर रास्ते में आनिया की मीज आया थी। आर्या जो इस वक्त फाइल तरतीब दे रही थी, उसे सर उठाकर उस नई आने वाली खातून को देखा। सोनिया ने हकारत से आनिया को सर से पैर तक देखा। उसकी नजरों में बला का तकब्बुर था।
जैसे वो आन्या को इंसान नहीं बल्कि फर्नीचर का कोई गैर ज़रूरी हिस्सा समझ रही हो। तुम नई सेक्रेटरी हो? सोनिया ने बिना किसी तमहीद के लहजे में पूछा। आन्या ने उसे दिलचस्पी से देखा। उसके मेकअप की तहे और मस्टूरी अदाएं आन्या की पार्क नजरों से चुप न सकी। जी मैं आन्या हूँ, सुल्तान सर की पर्सनल सेक्रेटरी। आन्या ने खुशी खलाकी से जवाब दिया, मगर सोनिया से मुकम्मल नजरअंदाज करके हुक्म सादिर करके जा चुकी थी। और सुल्तान को बताओ, सोनिया आई है और मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आओ, और बगैर चीनी के। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो अपनी खादमा से मुखातिब हो। आन्या को उसका अंदाज एक आंख न आया। वो खुददार लड़की थी और इज्जत नफ्स पर समझौता करना उसकी फितरत में शामिल नहीं था। लेकिन फिलहाल वो खामोशी से उठकर सुल्तान के केबिन में चली गई। जब सुल्तान को सोनिया की आमद की खबर मिली तो उसके चेहरे पर खुशी की बजाय बेजारी के साए लहराए, जिसे आनिया ने फौरन नोट किया। सोनिया अंदर दाखिल हुई तो उसने सुल्तान से लिपक कर मिलने की कोशिश की, मगर सुल्तान ने रस्मी अंदाज में उसे बैठने का इशारा किया। आनिया जब कॉफी लेकर अंदर गई तो उसने देखा कि सोनिया मुसलसल अपनी शॉपिंग, एक गाड़ी की बातें कर रही है, जबकि सुल्तान अपने लैपटॉप में मगन है और सिर्फ हूँ हाँ में जवाब दे रहा है। आनिया एक लम्हे के लिए वहां रुकी और इन दोनों का गहूर जायजा लिया। एक तरफ सुल्तान था जो संजीदगी और वकार का पैकर था, और दूसरी तरफ सोनिया जो किसी नुमाइश में रखे हुए शोपीस से ज्यादा कुछ नहीं लग रही थी। आनिया के दिल में बेकार ख्याल आया कि ये कैसा बेजोड़ रिश्ता है। सुल्तान जैसा गहरा इंसान इस सतही और छिछोरी लड़की के साथ पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगा। सोनिया ने आनिया को वहां खड़ा देखकर त्योरी चढ़ाई। तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, जाओ अपना काम करो। आनिया ने गहरी सांस ली और बाहर निकल आई, मगर उसके जहन में एक खिचड़ी पकना शुरू हो गई थी। उसे सुल्तान पर तरस आने लगा, जो अपनी माँ की पसंद की भीम चढ़ने वाला था। और आनिया वो लड़की नहीं थी जो गलत होते देखकर खामोश रहे, चाहे उसका खमियाजा उसे बॉस की डांट की सूरत में ही भुगतना पड़े। सोनिया के जाने के बाद सुल्तान के केबिन में एक अजीब सी घुटन और सुनाटा छाया हुआ था। वो अपनी कुर्सी पर सर टेके आंखें मूंदे बैठा था। उसके चेहरे पर थकावट और बेजारी के आसार नुमाया थे, जो काम की वजह से नहीं बल्कि उस मसनूई गुफ्तगू की वजह से थे जो उसे गुज़श्ता 1 घंटे से बर्दाश्त करनी पड़ी थी। आनिया जब खाली कप उठाने अंदर दाखिल हुई तो सुल्तान को उसकी हाल में देखकर उसके दिल में हमदर्दी की एक लहर उठी। वो हमेशा सोचती थी कि खड़ूस बॉस इतना अमीर होने के बावजूद इतना दुखी क्यों लगता है, और आज उसे वजह समझ आ गई थी। आनिया अपनी फितरत से मजबूर थी और खामोशी से अपना काम करके जा सकती थी, मगर उसने हमेशा की तरह वो करने का फैसला किया जो उसकी नौकरी के लिए खतरनाक हो सकता था। सर, आप ठीक तो है? उसे नरमी से पूछा। सुल्तान ने आंखें खोलकर उसे देखा और सिर्फ सर हिला दिया। अनिया वहीं खड़ी रही। उसके चेहरे पर एक संजीदा तासुर था जो उसकी शोख तबीयत से मेल नहीं खाता था। सर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? सुल्तान ने सवालिया नजरों से उसे देखा। आपको मंगनी करने के लिए कोई ढंग की लड़की नहीं मिली थी? ये जुमला किसी बम की तरह सुल्तान के कानों में फटा। वो सीधा होकर बैठ गया। क्या मतलब है तुम्हारा? अपनी हदूद में रहो मिस आनिया। वो गुस्से से बोला, मगर आनिया आज टरने पर मेरे मूड में नहीं थी। सिर्फ हदूदियत का तो मसला है। वो मोहतरमा तो हर हद पार कर चुकी है। आपको नहीं लगता कि वो फैशन की चलती फिरती दुकान है? उनमें और आप में जमीन आसमान का फर्क है। वो सिर्फ अपने आप में मगन है। उनकी बातों में, उनके अंदाज में कहीं भी अपनायत नहीं है। सुल्तान ने हैरत से उसे देखा। ये बातें उसके अपने दिल में भी थी, मगर आज तक किसी ने उसके मुंह पर कहने की जुर्रत नहीं की थी। आनिया ने बात जारी रखी। मेरे बाबा कहते थे कि बीवी अच्छी हो तो मर्द दुनिया के हर तूफान से लड़ सकता है, क्योंकि उसे घर आकर सुकून मिलता है। मगर मैडम सोनिया, ये तो खुद एक तूफान है। अभी भी वक्त है सर। कोई अच्छी घरेलू और सुलझी हुई लड़की ढूंढे और इस मुसीबत से जान छुड़ाए, वरना सारी उम्र सर पर हाथ रख के रोएंगे कि किससे पाला पड़ गया। वो ना आपका घर संभालेंगी ना आपको, बस अपनी सेल्फियों और पार्टियों में लगी रहेंगी। अनिया एक ही सांस में सब कुछ कह गई। फिर सुल्तान के जवाब का इंतजार किए बगैर तेजी से केबिन से बाहर निकल गई। सुल्तान उसे रोकना चाहता था, डांटना चाहता था, मगर उसके अल्फाज सुल्तान के दिमाग में किसी हथौड़े की तरह लग रहे थे। वो सच बोल गई थी, एक ऐसा कड़वा सच जिससे सुल्तान खुद भी नजरें चुरा रहा था। उस शाम सुल्तान अहमद घर पहुंचा तो उसका जहन किसी जंग का मैदान बना हुआ था। अनिया की वो बेबाक बातें उसके कानों में गूंज रही थी। उसे सोनिया के साथ अपने मुस्तकबिल का बारीकी से जायजा लिया
और उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर न आया। सोनिया खूबसूरत थी, अमीर थी, मगर उसके पास दिल नहीं था। वो सुल्तान को सिर्फ एक स्टेटस सिंबल समझ रही थी। रात के खाने की मेज पर जब उसकी माँ ने शादी की तारीख जल्द तय करने की बात छेड़ी, तो सुल्तान ने खाने से हाथ रोक लिया। माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। कमरे में जैसे सुनाटा छा गया। उसकी माँ ने हैरत से उसे देखा। क्या कह रहे हो सुल्तान, दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? सोनिया मेरी भांजी है, बचपन की मंगी है तुम्हारी। सुल्तान ने नपकन मेज पर रखा और मजबूत लहजे में कहा, माँ, मुझे जिंदगी गुजारने के लिए एक जीवन साथी चाहिए, कोई शोपीस नहीं। सोनिया को अपने मेकअप और ब्रांड से फुर्सत नहीं है और इस घर को कभी घर नहीं बना सकेगी। मुझे एक ऐसी बीवी चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरी गैर मौजूदगी मेरे घर और आपका ख्याल रख सके। और सोनिया ऐसी बिल्कुल नहीं है। उसकी माँ का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। तो क्या कमी है सोनिया में? आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तुम दकियानुसी बातें मत करो, खानदान में मेरी नाक कट जाएगी। सुल्तान ने तहम्मुल से जवाब दिया, नाक कटने से बेहतर है कि कल को मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाए और हम रोज रोज के झगड़ों में घर जाए। मैं फैसला कर लिया। तो सोनिया से मंगनी तोड़ा। तुम्हारी तंजी अंदाज में पूछा, अच्छा, अगर सोनिया नहीं तो फिर कौन है तुम्हारी नजर में? कोई ऐसी लड़की जो तुम्हारे मायार पर पूरा उतरे, जो मुझे और मेरे घर को संभाल सके? उसी लम्हे सुल्तान के जहन के पर्दे पर अचानक आलिया का मासूम और सादा सा चेहरा ले रहा है। वो लड़की जो ऑफिस में सबकी मदद करती थी, जो उसकी डांट खाकर भी उसके भले की बात करती थी, जिसके लहजे में सच्चाई और आंखों में हया थी। सुल्तान ने गहरी सांस ली और माँ की आंखों में देखकर पूरा एतमाद लहजे में कहा, जी हाँ, है मम्मी, मैं जल्द मिलवाऊंगा आपको एक ऐसी लड़की से जो आपकी बहू बनने के काबिल होगी, जो इस घर को बिखरने नहीं देगी बल्कि उसे जोड़ेगी। मुझे थोड़ा वक्त है, आपको मायूस नहीं करूंगा। सुल्तान वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसकी माँ वहीं कुर्सी पर बैठी रही। वो सोच भी नहीं सकती थी कि सुल्तान इतना बड़ा फैसला अचानक कैसे ले सकता है, जबकि सुल्तान के दिल में अब एक नए फैसले ने जन्म ले लिया था। एक ऐसा फैसला जो उसकी और आनिया की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह दफ्तर का मॉल बज़ाहिर मामूल के मुताबिक था। फाइल इधर से उधर जा रही थी और टाइपराइटर्स की टक टक जा रही थी, लेकिन सुल्तान अहमद के केबिन में एक तूफान पनप रहा था, जिसकी खबर सिर्फ उसे खुद थी। आनिया जब कॉफी का मग लेकर अंदर दाखिल हुई तो सुल्तान को खिलाफे मामूली अपनी कुर्सी से उठकर खिड़की के पास खड़ा पाया। वो गहरी सोच में गुम था और बाहर का नजारा कर रहा था। आहट पाकर उसने मुड़कर देखा। उसकी आंखों में एक ऐसा अज़्म और संजीदगी थी जिसने आनिया को एक लम्हे के लिए ठटकने पर मजबूर कर दिया। मिस आनिया, बैठे, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। सुल्तान का लहजा नर्म मगर पाटदार था। आनिया हैरानी से कुर्सी पर बैठ गई। दिल में वसवसे आने लगे कि शायद कल की बदतमीजी पर आज उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाने वाला है। सुल्तान ने अपनी नशीद संभाली, एक गहरा सांस लिया और अंगूठियों से खेलने लगा, जो इसकी घबराहट की निशानी थी। फिर उसने बराह रास्त आनिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैंने सोनिया से मंगनी तोड़ दी है। ये जुमला किसी धमाके से कम नहीं था। आनिया का मुंह खुले का खुला रह गया। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, सुल्तान ने अगला वार किया, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी जीवन साथी बने। क्या आप मुझसे शादी करेंगी? कमरे में सुनाटा छा गया। घड़ी की टक टक पर जैसे रुक गई। आनिया को अपनी समात पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बुखला कर बोली, सर, आपकी तबीयत तो ठीक है? कहीं बुखार तो नहीं? मैंने आपको मशवरा दिया था कि इस फैशन की दुकान से जान छुड़ा लें। ये थोड़ी कहा था कि आप ये मुसीबत मेरे गले डाल दें। मेरा मतलब है कि मैंने ये कब कहा था कि मुझसे शादी कर ले? उसकी बेसाख्तगी पर सुल्तान के लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट आ गई। तो जानता था कि आन्या का रद्देमल यही होगा। आन्या, मुझे अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए, और वो मुझे सुकून आपकी सादगी और सच्चाई में नजर आता है। आप जैसी हैं वैसी ही खड़ी है, कोई बनावट नहीं, कोई ढोंग नहीं। और मुझे यकीन है कि मेरे घर को, मेरी माँ को और मुझे आप संभाल सकती है। सुल्तान की आवाज में छुपी सच्चाई ने आन्या को खामोश कर दिया। उसकी दिल की धड़कनें बेतरतीब हो गई। उसने नजरें झुकाकर दुपट्टे का पल्लू मुट्ठी में बींच लिया और धीरे से बोली, सर, ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरी माँ की रजा सबसे अहम है। आपको उनसे बात करनी होगी। एक मुस्बत इशारा था। सुल्तान के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। उसे अंदाजा था कि ये सफर आसान नहीं होगा, मगर उसे अपनी पसंद पर पूरा यकीन था। शादी की तकरीबात सादगी मगर वकार से पाया तकमील को पहुंची, और फिर वो घड़ी आन पहुंची जब आनिया सुर्ख अरूसी जोड़े में मलबूस धड़कते दिल के साथ अपने नए घर की दहलीज पार कर रही थी।
हवेली नुमा घर को दुल्हन की तरह सजाया गया, मगर फिजा में एक अजीब सा बोझलपन था। सुल्तान से लेकर ऊपर अपने बेडरूम की जाने बढ़ा, जो गुलाब और मोतिये के फूलों से महक रहा था। कमरे में पहुंचकर सुल्तान ने नरमी से अनिया की जानिब देखा, जो सिमटाई बेड के किनारे बैठी थी। अनिया, तुम आराम करो और खुद को इजी फील करो, मैं जरा मेहमानों को रुखसत करके और अम्मी से मिलकर आता हूं। सुल्तान ने उसे तसल्ली दी और कमरे से बाहर निकल गया। सुल्तान की जाती आनिया ने एक लंबा सांस लिया और कमरे का जायजा लेने लगी। अभी वो जेवरात उतारने का सोच रही थी कि दरवाजा खुला और सुल्तान की वालदा दुर्दारा बेगम, जिसे वो इनके रुतबे के जैसे बेगम साहिबा कहते हैं, कि मुहीब साय की तरह अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर बेटी की शादी की खुशी के बजाय एक सर्द जंग का ऐलान लिखा था। अनी ने घबरा कर एहतरामन खड़े होने की कोशिश की, मगर बेगम साहिबा ने हाथ के इशारे से उसे वही रोका और सर दोपहर एक तनकीदी निगाह से देखा। देखो लड़की, तुम मेरे बेटे की जिद हो सकती हो, मेरी पसंद हरगिज नहीं हो सकती। उनका लहजा किसी तीर की तरह नोकीला था। ये खुशफहमी दिल से निकाल देना कि तुमने सुल्तान को फंसा लिया है तो इस घर पर राज करोगी। तुम्हारी और हमारी क्लास में जमीन आसमान का फर्क है। तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ दौलत और ऐशो इशरत के लिए अपने घर में ऐसे घरों में आती है। ये अल्फाज आने के किसी तमाचे से कम नहीं थे। उसका दिल चाहा कि चीख चीख कर रोए, मगर फिर उसे याद आया कि अब ये उसका घर है और उसे यही जीना है। उसके अंदर की वही पुरानी आनिया जाग उठी, जो रोती कम और बोलती ज्यादा थी। उसने अपने आंसू को जबरदस्ती रोका और चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट सजा ली। अरे आंटी, आप भी कमाल करती है, उसने बड़े दोस्ताना अंदाज में कहा, जिससे सास की कड़वी बातों पर उसका कोई असर न हुआ। राज तो रानियां करती है और मैं तो वैसे भी जमहूरियत पर यकीन रखती हूँ। और रही बात क्लास की, तो मैं स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमेशा फर्स्ट क्लास आती रही। बस यही रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आप फिक्र न करें, मैं आपको बिल्कुल भी बोर होने नहीं दूंगी, बल्कि हम मिलकर इस घर में खूब रौनक लगाएंगे। बेगम साहिबा उस लड़की की दीदा दलील और हाजिर जवाबी पर हक्का बक्का रहेगी। वो तो तौका कर रही थी कि लड़की उनके रोप में आ जाएगी, मगर यहाँ तो मामला ही उलट था। अनी ने बड़ी इत्मीनान से बेड की कुशन को ठीक करते मजीद कहा, वैसे आंटी, कमरा तो बहुत प्यारा सजाया आपने, बस एसी थोड़ा ज्यादा तेज है, वरना कुल्फी ही ना जम जाए। खैर, कोई बात नहीं, मैं टेम्परेचर सेट कर लूंगी, आप आराम करें, थक गई होंगी शादी की भागदौड़ में। बेगम साहिबा गुस्से और हैरत की मिली जुली कैफियत में से घूरती पैर पटकती कमरे से बाहर निकल गई। जबकि आलिया ने उनके जाते ही एक गहरी सांस खारिज की। उसे अंदाजा हो गया कि इस आहिनी दीवार को गिराने के लिए इसे बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। कमरे में मोती और गुलाब की महक रची बसी थी। रात का सुलाटे अपने रोज पर था, लेकिन ये खामोशी भूजल नहीं बल्कि पुरसुकून थी। बेगम साहिबा की तलक बातों के बाद जब सुल्तान कमरे में वापस आया तो उसने आलिया को खिड़की के पास खड़ा पाया, जो चांद को तक रही थी। सुल्तान ने आहिस्ते से उसके करीब जाकर उसके कंधों पर हाथ रखा। आनिया चौंकी और पलट कर उसे देखा। उसकी आंखों में अभी भी नमी की हल्की सी लकीर बाकी थी। मैं जानता हूँ, अम्मी ने कुछ कहा है। सुल्तान की आवाज में शर्मिंदगी थी। मुझे माफ कर दो आलिया, उनकी बातों को दिल पर मत देना। अनी ने गहरी सांस ली और अपनी रवायती मुस्कुराहट लोगों पर सजा ली। अरे सुल्तान, आप भी ना, मैं तो उनकी बातें इस कान से सुनकर इस कान से उड़ा दी। वैसे भी सासे अगर बहू को प्यार करने लग जाए तो ड्रामे कैसे बनेंगे। उसकी बात पर सुल्तान भी इख्तियार हंस पड़ा। उसने आनिया का हाथ अपने हाथ में लिया और नरमी से बोला, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें क्यों चुना? क्योंकि तुम इस मुस्नुई दुनिया में वाहिद हकीकत हो। तुम्हारी ये सादगी, ये बेबाक हंसी मेरे वीरान दिल को जिंदा कर देती है। आनिया का चेहरा हया से सुर्ख हो गया और पहली बार सुल्तान के सामने खामोश था। ये उसकी नई जिंदगी का पहला और हसीन तरीन लम्हा था, जब उसने जिसने उनके दरमियान एतमाद का एक मजबूत पुल तामीर कर दिया था। अगली सुबह का आगाज एक नई उम्मीद के साथ हुआ। आनिया ने सुबह सवेरे उठकर बड़े चाव से सुल्तान के लिए नाश्ता तैयार किया। सुल्तान जब मेज पर आया तो पराठों और ऑमलेट की खुशबू ने उसका मूड खुशगवार कर दिया। लेकिन दूसरी कुर्सी पर बैठी बेगम साहिबा का मुंह अभी तक फूला हुआ था। आनिया ने मुस्कुराते हुए चाय का कप उनकी तरफ बढ़ाया। अम्मी जी, ये ले स्पेशल इलायची वाली चाय, आपकी सारी थकावट और गुस्सा मिनटों में गायब हो जाएगा। बेगम साहिबा ने नागवारी से कप लिया
और एक घूंट बढ़कर तंजी अंदाज में बोली, चीनी ज्यादा है, हमें जियापैथिस का मरीज बनाने का इरादा है क्या? आर्या जरा ना घबराई और फौरन बोली, अरे नहीं अम्मी, ये तो बस शुरुआत की मिठास है, आहिस्ता आहिस्ता सब बैलेंस हो जाएगा, आप फिक्र न करें, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। सुल्तान अपनी माँ और बीवी के दरमियान इस खामोश जंग को देख रहा था, लेकिन उसे खुशी थी कि आनिया बदतमीजी करने के बजाय हालात को संभाल रही थी। ऑफिस जाते ही पुरसुकून दिल के साथ निकला, मगर उसे खबर ही नहीं थी कि ये सुकून सिर्फ चंद दिन का मेहमान है। शादी को भी एक हफ्ता ही गुजरा था कि एक शाम घर की फिजा में बारूद की बू फैल गई। सुल्ताना भी ऑफिस में आया था जब सोनिया, जो अपनी मंगनी टूटने और आनिया जैसी मामूली लड़की के सिलेक्ट होने का गम दिल में लिए बैठी थी, अपनी खाला दुर्दाना बेगम से मिलने आई, जो ड्राइंग रूम में टांग पर टांग रखे पड़ी थी, और बेगम साहिबा उसके सामने अपने दुखड़ी रो रही थी। देखा खाला, लहरा कहती थी, ये 2 टके की लड़कियां सिर्फ मौका की तलाश में होती है। अब देखे कैसे आपके रुख पर घर पर काबिज हो गई है। सोनिया ने जल्दी पर तेल छिड़का, इतने में आलिया मेहमानों के लिए लवाजमात लिए अंदर आई। सोनिया ने उसे हकारत से सर पैर देखा और तंजिया हंसी हंसी, अरे वाह, तो अब सेक्रेटरी साहबा घर की खानदा भी बन गई है। वैसे सूट तो अच्छा पहना है, सुल्तान के पैसे खूब उड़ा रही हो, मगर याद रखना, कौवा हंस की चाल चलकर हंसनी बन जाता। आनिया ने ट्रे मेज पर रखी और सीधी खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब शोकी की बजाय संजीदगी थी। सोनिया बाजी, हंस बनने का शौक किसे? हम तो जैसे हैं वैसे ही खुश हैं। और रही बात पैसों की, तो मेरे शौहर का घर है, कोई खैराती इदारा नहीं। और कौवा भी अपनी मेहनत से पेट भरता है, दूसरों के टुकड़े पर नहीं पलता। अनिया का एक करारा जवाब सोनिया के लिए गैर मुतवक्का था। गुस्से से लाल पीली होगी और चीखी, खाला, देख रही है इसकी जुबान, ये मुझे ताने दे रही है। शाम को जब सुल्तान घर में दाखिल हुआ तो उसे इस्तकबाल की बजाय एक तूफान मिला। बेगम साहिबा ने रो रो कर आसमान सर पे उठा रखा था, और सोनिया मगरमच्छ की आंसू बहा रही थी। सुल्तान, अगर आज तुमने अपनी बीवी को ना रोका तो मैं ही घर छोड़कर चली जाऊंगी। इसने मेरी भांजी को जलील किया, मुझे जाहिल कहा। बेगम साहिबा ने राई का पहाड़ बना दिया। सुल्तान, जो देख भर की थकन से चूर था, माँ के आंसू देखकर अपना तवाजुन खो बैठा। वो आंधी की तरह कमरे में गया, जहाँ आनिया उसे देखकर मुस्कुराने वाली थी कि सुल्तान की दहाड़ने से साकित कर दिया। आनिया, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें मेरी इज्जत का कोई पास नहीं है, तुमने सोनिया को जलील किया। आनिया हैरत से उसे तकती रही। सुल्तान, पूरी बात तो सुने, उन्होंने मुझे। सुल्तान ने हाथ झटक दिया, बस, मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए। अगर तुमने आइंदा मेरी माँ या उनके रिश्तेदारों से बदतमीजी की तो मेरा रवैया बहुत बुरा होगा। तुम यहाँ मेरी बीवी बनकर आई हो, इस घर की मालकिन बनने की कोशिश मत करना। सुल्तान गुस्से में पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया और आनिया वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। उसे सुल्तान पर गुस्सा नहीं बल्कि तरस आ रहा था, जो कान का कच्चा साबित हो रहा था। लेकिन उसने भी हार न मानने की कसम खा रखी थी। वो जानती थी कि सच एक दिन जरूर सामने आएगा। रात के हंगामे और सुल्तान की सख्त बातों के बाद घर में ऐसी खामोशी छा गई जो तूफान के गुजर जाने की बात अक्सर होती है। सुल्तान को यकीन था कि आज सुबह से आनिया की सूजी हुई आंखें और रोता हुआ चेहरा देखने को मिलेगा, या फिर वो नाराज होगी और नाश्ते की मेज पर आएगी ही नहीं। लेकिन जब वो तैयार होकर डाइनिंग रूम में पहुंचा तो वहां का मंजर उसकी तौकीयात के बिल्कुल बरअक्स था। आन्या हस्बे मामूल तरताजा हल्के गुलाबी सूट में मलबूस बड़ी तंदही से नाश्ता कर रही थी। उसके चेहरे पर उदासी का कोई नामो निशान तक नहीं था, बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। सुल्तान चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसकी माँ भी वहीं मौजूद थी, जो बेटे को देखते मुंह बसोड़ रही कर बैठ गई ताकि उसे याद दिलाती कि वो अभी तक नाराज है। आनिया ने बड़ी फुर्ती से एक प्लेट सुल्तान के सामने रखी, जिसमें एक पराठा मौजूद था। लेकिन मसला ये था कि पराठा कहीं से कच्चा और कहीं से गहरा काला था, यानी जल चुका था। सुल्तान ने हैरत से पराठे को फिर आनिया को देखा। ये क्या है आनिया? तो बामुश्किल पूछा। आनिया ने मासूमियत से जवाब दिया, सर वो दरअसल आज मैंने सोचा कि कुछ नया ट्राई करूं, ये स्मोकी फ्लेवर वाला पराठा है। सुना है सेहत के लिए कॉर्बन अच्छा होता है, पेट की सफाई हो जाती है। बेगम साहिबा ने फौरन रुकवा दिया, देख लो सुल्तान, ये हाल है इसका, जिसे रोटी पकानी नहीं थी वो क्या घर खाक संभालेगी। मैंने कहा भी था कि बावर्ची को मत निकालो, मगर इसने जिद की कि अपने शौहर के काम खुद करेगी। सुल्तान को गुस्सा तो बहुत आया, मगर आलिया की मंतक सुनकर उसके लबों पर मुस्कुराहट मचलने लगी, जिसे उसने बड़ी मुश्किल से छुपाया। आलिया, मुझे स्मोकी फ्लेवर नहीं चाहिए, अब राय मेहरबानी तजर्बात लेबॉर्ट्री में क्या करें, किचन में नहीं। सुल्तान ने संजीदगी से कहा। आलिया ने फौरन प्लेट उठाई, कोई बात नहीं,
میں آپ کے लिए ब्रेड टोस्ट करके लाती हूँ। वो तो मशीन करती है ना, उसमें मेरा कोई कसूर नहीं हो सकता। वो जिस तरह चहकती हुई किचन की तरफ गई, सुल्तान उसे देखता रह गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि लड़की ढीठ है या वाकई इतनी मासूम कि उसे किसी बात का असर ही नहीं होता। जबकि हकीकत ये थी कि किचन में जाकर आनिया ने एक लम्हे के लिए अपनी आंखें की कोशिश साफ की। सुल्तान को ये एहसास नहीं दिलाना चाहती थी कि उसकी बातें उसे तोड़ रही हैं। वो जानती थी कि अगर वो रो पड़ी, सोनिया और उसके साथ जीत जाएगी, और उन्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं देना चाहती थी। दिन गुजर गया और शाम के साए गहरे होने लगे। सुल्तान जब थका हारा ऑफिस से वापस आया तो उसे उम्मीद थी कि शायद घर का माहौल कुछ बेहतर होगा, मगर घर में दाखिल होते उसे अपनी माँ की ऊंची आवाज़ सुनाई दी, जो फोन पर सोनिया से बात कर रही थी और जानबूझकर इतनी बुलंद आवाज में बोल रही थी कि सुल्तान सुन गए। हाँ बेटा, क्या बताऊं, मेरा तो जीना हराम कर दिया। सारा दिन मोबाइल पर लगी रहती है, घर का कोई होश नहीं। बिजली का बिल देखा है तुमने? एसी सारा सारा दिन चलता है। बाप की घर तो शायद पंखा भी नसीब नहीं था, यहाँ शाह खर्चियाँ कर रही है। सुल्तान ये सुनकर कमरे में गया जहाँ आलिया सोफे पे बैठी कुछ पढ़ रही थी। सुल्तान का मूड जो पहले ही ऑफिस की टेंशन से खराब था, माँ की बातें सुनकर मजीद बिगड़ गया। आनिया, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तुम सारा दिन एसी चला कर रखते हो, तुम्हें पैसों की कोई कदर नहीं है। सुल्तान ने बगैर तहकीक उस पर चढ़ाई की। आनिया ने किताब बंद की और बड़े सुकून से सुल्तान की तरफ देखा। उसकी नजरों में इस बार गुस्सा नहीं, ना ही कोई शिकवा, बल्कि अजीब सा तरस था। उसे सुल्तान पर रहम आ रहा था, जो एसी सीईओ होकर भी घर में एक कठपुतली बना हुआ था, जो अपनी अकल इस्तेमाल करने के बजाय अपने कानों का कच्चा साबित हो रहा था। सुल्तान, अब फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगाती हूँ, उसने धीमे लहजे में कहा। मौजू बदलने की जरूरत नहीं है, मेरी बात का जवाब दो, सुल्तान ने ऊंची आवाज में कहा। हनिया अपनी जगह उठी और सुल्तान के करीब जाकर खड़ी हो गई। सुल्तान, आपको लगता है कि मैं सारा दिन एसी में बैठती हूँ? मैं तो दोपहर में किचन में थी, फिर आपकी अलमारी सेट कर रही थी। एसी तो तब चलता है जब आप घर आते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपके पैसे बर्बाद कर रही हूँ तो ठीक है, कल से मैं मोमबत्ती की रोशनी में बैठूंगी। वैसे भी कैंडल लाइट डिनर का अपना ही मजा होता है। उसकी बात में हल्का सा तंज और शोखी का मिक्सचर था। सुल्तान उसे देखता रह गया और लड़ना चाहता था, चीखना चाहता था कि अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल सके, मगर अन्य उसे लड़ने का मौका ही नहीं दे रही थी। उसका ये रवैया सुल्तान को मजीद कंफ्यूज कर देता। सुल्तान झिलझिलाकर वॉशरूम में घुस गया और आनिया वहीं खड़ी रही। उसे कभी कभी सुल्तान पर बहुत गुस्सा आता था कि वो क्यों नहीं देख पा रहा कि उसकी माँ और सोनिया क्या खेल खेल रही है। वो माँ और बीवी के बीच सैंडविच बन चुका था, और आनिया ये बात बखूबी समझती थी। उसे फैसला कर लिया था कि वो घर छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि अगर वो चली गई तो ये घर वाकई में बिखर जाएगा, और सोनिया जैसी लड़की सुल्तान को कभी खुश नहीं रख सकेगी। कोई बात नहीं मिस्टर सुल्तान, उसने बंद दरवाजे को देखकर जहर लपका। आपका गुस्सा भी सर आंखों पर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये अल्फाज आपके नहीं है, और बहुत जल्द आपको भी समझ आ जाएगा। आनिया ने अपने आंसू पूंछे और चेहरे पर वही रवायती मुस्कुराहट सजाकर किचन की तरफ बढ़ गई, क्योंकि जंग अभी जारी थी। रात का पिछला पैर था और चांद पूरी आबोताब के साथ खिड़की से झांक रहा था, मगर कमरे के अंदर एक उदास सा साया दीवार पर लड़ रहा था। आनिया जो दिन भर चहकती और मुस्कुराती रहती थी, उस वक्त जमीन पर बैठी अपने घुटनों में सर दिए खामोश थी। उसके हाथ में उसके मरहूम वालिद की एक पुरानी सी तस्वीर थी, जिसे वो सीने से लगाए हुए थी। ये वो वाहिद वक्त था जब उसके चेहरे से लापरवाही का नकाब उतर जाता था, और अंदर छुपी वो टूटी हुई लड़की बाहर आ जाती थी, जो अपने बाप की शफकत के लिए तरस रही थी। बाबा, आप कहते थे ना कि सब्र का फल मीठा होता है, मगर ये फल पकने में कितनी देर लगेगा? मैं थक रही हूँ बाबा। उसकी आंखों से मोतियों की तरह आंसू टपक कर तस्वीर के शीशे पर गिर रहे थे। उसे दुर्दाना बेगम, उसकी सास के ताने और सुल्तान की बेतनाई याद आ रही थी, जो कि नश्तर बनकर उसके दिल में पेवस्त हो रहे थे। अभी वो अपने गम में मगन थी कि दरवाजा खुलने की आहट हुई। हनिया बुरी तरह चौंकी और जल्दी से दुपट्टे के खोलने से आंसू लग गए और तस्वीर तकिए के नीचे छुपा दी। सुल्तान अहमद किचन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे आने की बौखलाहट और सुर्ख आंखें नजर आई। वो पानी पीने उठा था, मगर आनिया को इस हाल में देखकर रुक गया। उसके दिल में एक ठेस सी उठी, शायद ये जमीर की खलिश थी। आनिया, तुम रो रही हो? सुल्तान ने नरमी से पूछा। उसके लहजे में गुस्सा नहीं बल्कि हैरत थी। आनिया ने फौरन एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई और खड़ी हो गई। अरे नहीं सुल्तान, वो दरअसल मेरी आंख में कुछ चला गया था। शायद कोई मच्छर था जो खुदकुशी करने मेरी आंख में घुस गया, उसी का सोग मना रही थी।
उसने अपनी गीली पलकें चिपकाए रवायती शोखी से जवाब दिया। सुल्तान जानता था कि वो झूठ बोल रही है। उसकी सुर्ख आंखें चीख चीख कर कुछ और की कहानी सुना रही थी, मगर आलिया ने उसे सवाल करने का मौका ही नहीं दिया। आप पानी पियेंगे? मैं ला देती हूँ, ठंडा या नॉर्मल? वो बात का रुख मोड़ते हुए जग की तरफ बढ़ी। सुल्तान उसे खामोशी से देखता रहा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि वो लड़की जो हर वक्त हंसी मजाक करती है, अपने अंदर कितना गहरा समंदर छमाए बैठी है। वो कुछ कहना चाहता था, शायद कोई तसल्ली का लफ्ज, मगर उसकी मर्दाना अना और माँ की सिखाई हुई बातें आड़े आ गई। वो खामोशी से करवट बदल कर लेट गया। सबके आन्या अंधेरे में जागती रही। अगले चंद दिन आन्या के लिए मजीद घुटन साबित हुए। सोनिया ने बाकायदा तौर पर आन्या के खिलाफ महाज खोल लिया था, और इस मिशन में उसे दुर्दाना बेगम की भरपूर हमायत हासिल थी। एक दोपहर जब सुल्तान दफ्तर में था, सोनिया हवेली आई हुई थी। वो और दुर्दाना बेगम लाउंज में बैठी, जबकि आनिया किचन में मसरूफ थी। खाला, मैं हैरान हूँ इस लड़की की ढीठ हड्डी पर। सोनिया ने जहरखन लहजे में कहा। मैंने उसे जाहिल कहा, मिडिल क्लास कहा, उसके खानदान को बुरा भला कहा, मगर ये घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अगर मैं होती तो मेरे साथ अगर ये सलूक होता तो मैं कब का अपना सामान बांध कर जा चुकी होती। दुर्दारा बेगम ने हकारत से किचन की तरफ देखा। क्या करूं सोनिया, ये लड़की तो चमगादड़ की तरह इस घर से चिपक गई है। कल मैंने इसे नौकरों के सामने डांटा कि तुम इस घर के काबिल नहीं। सोचा था शर्म से डूब मरेगी या रोकर घर चली जाएगी, मगर उल्टा मुझे कहती है कि अम्मी जान गुस्सा मत करे, आपका रंग काला हो जाएगा। सोनिया ने दांत पीसते हुए कहा। खाला, अब बातों से काम नहीं चलेगा। हमें सुल्तान के दिमाग में ये बात बिठानी होगी कि ये लड़की इस घर के मायार की नहीं है। इसे इतना तंग करें कि ये खुद सुल्तान से तलाक मांगे। इत्तेफाक से आनिया पानी की ट्रे लिए आई थी और से सोनिया का आखिरी जुमला सुन लिया। उसके कदम एक लम्हे के लिए रुके। दिल में शदीद दुख की लहर उठी, मगर उसने खुद को संभाला। वो कमरे में दाखिल हुई और ट्रे मेज पर रख गई। बड़े एतमाद से सोनिया की आंखों में देखा। सोनिया बाजी, अब फिक्र न मड़े करे। तलाक मांगने के लिए कमजोर दिल चाहिए होता है, और घर छोड़ने के लिए बेवकूफ दिमाग। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास दोनों नहीं है। मैं इस घर की बहू और सुल्तान की बीवी। मैं ये मैदान छोड़कर नहीं भागने वाली। अनिया का लहजा धीमा मगर चट्टान की तरह मजबूत था। दुर्दारा बेगम ने गुस्से से बोला। जबान चलाती हूँ हमारे आगे? अली ने मुस्कुराकर सर झुकाया। नहीं अम्मी, जुबान नहीं, बस हकीकत बता रही हूँ। आप चाहे जितनी कोशिश कर ले, मैं अपना घर खराब नहीं कर सकती। अपनी बुरी माँ के पास वापस नहीं जाऊंगी, मैं यही रहूंगी, और एक दिन आपको भी मानना करे पड़ेगा कि मैं ही आपकी असल बेटी हूँ। ये कहकर वो वहां से निकल गई, लेकिन सोनिया और दुर्दाना बेगम के चेहरे पर हवाएं उड़ रही थी। उन्हें अंदाजा हो गया था कि इस मामूली लड़की को शिकस्त देना इतना आसान नहीं जितना वो समझ रही थी। घर की फिजा में एक अजीब सा और जानलेवा ठहराव आ चुका था। ये वो खामोशी थी जो किसी बड़े तूफान का पेशे खम होती है। पिछले 2 दिनों से आनिया का रवैया यकसर बदल चुका था। वो लड़की जो हर ताने का जवाब एक शरारती कह के या लापरवाह जुमले से देती थी, अब बिल्कुल खामोश हो चुकी थी। उसकी वो शोखियां, वो चुलबुलापन, वो हाजिर जवाबी कहीं खो गई थी, जैसे उसके अंदर का वो जिंदा दिल परिंदा थक कर पिंजरे में कैद हो गया हो। सुल्तान अहमद के लिए तब्दीली किसी सदमे से कम नहीं थी। वो रोज घर आता तो उसे तौका होती कि आज फिर कोई शिकायत मिली, आज फिर अन्य कोई उल्टी सीधी मंतक पेश करेगी, मगर अब उसे सिर्फ एक फर्माबरदार रोबोट मिलता। वो पानी मांगता तो बिना कुछ कहे पानी आ जाता। वो खाने में नुक्स निकालता, आनिया मुस्कुराते या बहस करने के बजाय सर झुका कर कहती, सॉरी, आइंदा ख्याल रखूंगी। सुल्तान को इसकी खामोशी शोर मचाती महसूस होती। उसे लग रहा था कि वो जीत गया है। उसने अपनी बीवी को सुधार लिया, मगर अजीब बात यह थी कि इस जीत में उसे कोई खुशी नहीं मिल रही थी। एक रात खाने की मेज पर दुर्दाना बेगम ने हस्बे आदत तंज का तीर चलाया। आज फिर सालन में नमक ज्यादा है, लगता है बहू का ध्यान फिर ड्रामों में था। सुल्तान ने चौंक कर आनिया को देखा। उसे यकीन था कि अभी कोई करारा जवाब आएगा। अम्मी जान, नमक ज्यादा नहीं, आपकी जुबान का जायका कर रहा। मगर आनिया ने चुपचाप सालन का डूंगा उठाया और धीमी आवाज में बोली, मैं दूसरा बना देती हूँ। उसके चेहरे पर दुख की एक ऐसी गहरी लकीर थी जिसने सुल्तान के दिल को मुट्ठी में जकड़ लिया था। वो रात भर करवटें बदलता रहा। उसका जमीन उसे एक मलामत करता रहा कि शायद उसने और उसकी माँ ने उस मजबूत लड़की के साथ ज्यादती की हद कर दी है। मगर उसकी अन्ना अभी भी हकीकत तस्लीम करने से इनकारी थी। अगली शाम कुदरत को शायद आने के सबर का हौसला देना मंजूर था।
اور سچ کو مزید पर्दों में छुपना नहीं था। सुल्तान अहमद मामूल से जल्दी घर आ गया था क्योंकि उसकी तबीयत कुछ नासाज थी। वो खामोशी से मरकजी दरवाजे से दाखिल हुआ और सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ने ही वाला था कि टीवी लाउंज से आती आवाज़ों ने उसके कदम जकड़ लिए। दरवाज़ा नहीं हुआ था और अंदर दुर्दाना बेगम और सोनिया बैठी चाय पी रही थी। सुल्तान अंदर जाने ही वाला था कि सोनिया का जुमला सुनकर उसे लगा जैसे उसने कानों में पिघला हुआ सीसा डेल दिया। आंटी, मानना पड़ेगा उस लड़की के हौसले को। सोनिया बिस्किट का टुकड़ा मुंह में रखते हुए बड़े आराम से बोल रही थी। सुल्तान उसके साथ कितना रूड रवैया रखता है, उसे हर वक्त डांटता रहता है, उसके बावजूद वो जाहिल लड़की ये घर छोड़कर नहीं जा रही। कसम ले ले, अगर सुल्तान मेरे साथ इतना सख्त रवैया अपनाता ना या उसके सामने मेरी बेइज्जती करता तो मैं एक पल के लिए उसके साथ न रहती। जूती की नोक पर रखती इस रिश्ते को। सुल्तान का सांस हलक में अटक गया। वो बुत बना खड़ा रहा। दुर्दाना बेगम ने ठंडी आह भरी और जो अल्फाज उन्होंने कहे वो सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकालने के लिए काफी थे। हाँ सोनिया, मैंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह शाम उसे जलील करती, जानबूझकर उसके कामों में कीड़े निकालती रही ताकि वो तंग आकर खुद ही तलाक का मुतालबा करे। मगर वो डीठ टस से मस नहीं हो रही, उल्टा मेरी बातें सुनकर मुस्कुराती रहती है, कहती है मैं घर नहीं टूटने दूंगी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी है। सुल्तान को अपनी समात पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उसका दिमाग चकरा रहा था। तो ये सब झूठ था? हनीर की बदतमीजी, उसकी लापरवाही, उसका कामचोर होना, सब एक ढोंग था। वो लड़की जिसे वो रोज अपनी नफरत का निशाना बनाता रहा, वो दरअसल उसके घर की इज्जत और सुकून बचाने के लिए खामोशी से वो जहर पी रही थी जो उसकी अपनी माँ और कजन उसे पिला रही थी। आनिया की वो खामोश निगाहें, वो छुप कर बहाएगी आंसू, वो जुमला कि सुल्तान में अपना घर खराब नहीं करूंगी। सब कुछ एकदम सुल्तान की आंखों के सामने फिल्म की तरह चलने लगा। आज उसे अपनी समझदारी और मर्दानगी पर घिन आ रही थी। उसने मुट्ठियों को इतनी जोर से भींचा कि नाखून हथेलियों में चुभे। वो फिर एक झटके से दरवाजा पूरा खोल दिया। सामने बैठी दोनों औरतों के चेहरे पर सुल्तान का जलाल और सुर्ख आंखें देखकर जट पड़ गई, जैसे उन्होंने अपनी मौत को सामने देख लिया हो। कमरे में छाया सकूत किसी कब्रिस्तान की खामोशी से ज्यादा भूचल और खौफनाक था, जिसमें सिर्फ सांसों की आमद और रफ्त और दिलों की धड़कने की आवाजें ही गूंज रही थी। सुल्तान अहमद दहलीज पर इस्तेदा था। उसका चेहरा जज्बात से आरी था, मगर आंखों में पेशेमानी और गुस्से का ऐसा तूफान मौजन था जिसने कमरे में मौजूद दोनों खवातीन के वजूद को मुंजमद कर दिया था। दुर्दारा बेगम के हाथ से चाय का कप छलक कर मेज पोश पोश को दागदार कर गया। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसकी और सोनिया की हकीकत आज सुल्तान के सामने दागदार हो चुकी थी। सुल्तान ने एक एक कदम उठाते कमरे का फासला तय किया और इसकी हर चाप सोनिया के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। तो ये है वो सच जिसे मैं अपनी बसारत के धोखे में देख न सका। सुल्तान की आवाज धीमी मगर बर्फ की तरह सर्द थी, जिसने सोनिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी सी दौड़ा दी। वो सोनिया के ऐन सामने रुक गया, उसकी आंखों में झांकते बोला, सोनिया, तुम अभी कह रही थी ना कि अगर तुम आने की जगह होती तो ये घर छोड़ देती। तुमने बिल्कुल सच कहा, क्योंकि घर बसाने के लिए सिर्फ ईंट पत्थर नहीं ज़र्फ चाहिए होता है, जो बदकिस्मती से तुम्हारे पास नहीं है। तुम जैसी खुदपरस्त लड़कियों के लिए रिश्ते सिर्फ एक सौदा है, जहां मुनाफा ना हो वहां तुम एक पल नहीं टिकती। लेकिन आनिया ने उसने अपने वक़ार की कीमत देखकर मेरा बरम रखा। सोनिया ने कुछ बोलने के लिए लबा किए, मगर सुल्तान ने हाथ के इशारे से रोक दिया। आज मुझे सफाई नहीं, तुम्हारी रुखसती चाहिए। इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। सोनिया जिल्लत और शर्मिंदगी के बोझ तले दबकर अपना पर्स उठाए बिना वो कुछ कहे वहां से भाग खड़ी हुई। सोनिया के जाने के बाद सुल्तान का रुख अब अपनी माँ की तरफ था, जो कि मुजरिमों की तरह सर झुकाए बैठी थी। सुल्तान उनके कदमों में बैठ गया, उनके लरजते हाथों को थाम लिया। माँ, याद करें वो वक्त जब दादी आप पर सख्ती करती थी, आप रातों को बाबा से छुपकर रोती थी और कहती थी कि मैं कभी ऐसी सास नहीं बनती। फिर आज क्या हुआ? आपने मजलूम बनते बनते कब जालिम का रूप धार लिया, आपको खबर ही ना हुई। आपने आलिया को के सब्र को उसकी कमजोरी समझ लिया। माँ, वो कमजोर नहीं थी, वो तो इस घर की छत को गिरने से बचा रही थी, जिसे आप और मैं मिलकर गिरा रहे थे। सुल्तान का लहजा अब शिकवे की बजाय दुख में डल चुका था। ये दुख दुर्दारा बेगम की जमीन को झंझोड़ने के लिए काफी था। उनकी आंखों से पेशेमानी के आंसू टपक कर सुल्तान के हाथों पर गिरे। ये अल्फाज नहीं बल्कि एतराफे जुर्म था जो बरसों पुरानी अना को दीवार गिरने का ऐलान कर रहा था।
दरवाजे की ओर में खड़ी आन्या, जो अपनी आंखों में हैरत और दिल में तशक्कुर के जज्बात लिए ये सब सुन रही थी, अब मजीद रुक ना सकी। वो आहिस्ते से अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पर फतह का गरूर नहीं, बल्कि वही रवायती मीठी और शफीक मुस्कुराहट थी जो हमेशा उसकी ढाल बनी रहती थी। सुल्तान ने इसे देखा तो शर्मिंदगी से नजरें झुका ली, मगर आनिया ने आगे बढ़कर दुर्दाना बेगम के कंधे पर हाथ रखा। अरे बस करें अम्मी जान, आपके ये कीमती आंसू अगर बह गए तो सुल्तान मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे कि मैंने आपको रुला दिया। उसने माहौल को के तनाव को कम करने के लिए अपने मखसूस शोख अंदाज में कहा। दुर्दाना बेगम ने भीगी आंखों से उसे देखा और उसे अपने गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं हीरे की परख न कर सकी, मैं अपनी ममता की अना में अंधी हो गई थी। अनिया ने मुस्कुराते उनके आंसू पूछे। अम्मी माफी कैसी? बड़े घरों में बर्तन खड़कते ही रहते हैं, बस शर्त यह है कि बर्तन टूटने नहीं चाहिए। देखिए हमारा बर्तन तो बच गया ना, अब इन पुरानी बातों को मिट्टी डालें और बताएं आज खाने में क्या बना। बस याद रखिए कि नमक में इसकी गारंटी नहीं दूंगी। अनिया की इस बात पर सुल्तान और दुर्दाना बेगम दोनों के लबों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट फैल गई। घर की फिजा में फैली हुई मनहूसियत अब मोहब्बत और यकांगत में बदल चुकी थी। चंद रोज बाद इतवार की एक रोशन सुबह घर का मंजर अक्सर बदल रहा था। लॉन में बिछी कुर्सियों पर सुल्तान और आनिया बैठे थे, जबकि दुर्दाना बेगम कुछ फासले पर पौधों को पानी दे रही थी। सुल्तान अखबार पढ़ने के बजाय आनिया को दिख रहा था, जो बड़ी मगन होकर अपने नाखूनों पर नील पॉलिश लगा रही थी। आनिया, सुल्तान ने नरमी से पुकारा। जी सरकार। आनिया ने सर उठाए जवाब दिया। तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में नफा नुकसान के बहुत हिसाब किताब किए, मगर तुम्हारे मामले में मेरा हर हिसाब गलत साबित हुआ। सुल्तान ने अखबार एक तरफ रखा और मोहब्बत पाश लहजे में बोला। मैं समझता था कि जिंदगी असूलों पर चलती है, मगर तुमने सिखाया कि जिंदगी असूलों से नहीं एहसास से चलती है। तुमने मुझ जैसे मशीनी इंसान को धड़कना सिखा दिया। अनी ने नेल पॉलिश की शीशी बंद की और अपनी बड़ी बड़ी चमकती आंखों से सुल्तान को देखा, जिसमें अब शोखी के साथ साथ एक गहरी समझ बूझ भी थी। तो फिर इस ट्यूशन की फीस तो बनती है ना बॉस। उसे शरारत से अब्रू चुकाए। मांगो क्या मांगती हूँ? सुल्तान मुस्कुराया। बस ये वादा करे कि वक्त के किसी भी मोड़ पर, चाहे हालात कैसे भी हो, आपका एतबार मुझसे कभी नहीं डगमगाएगा। आनिया का लहजा अचानक संजीदा हो गया। सुल्तान ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और मजबूत लहजे में कहा, ये वादा रहा मेरी आखिरी सांस तक। सूरज की किरणें दोनों के चेहरे पर पड़ रही थी। ये कहानी सिर्फ एक लाडली लड़की की नहीं, जो हालात की भट्टी में तबकर कुंदन बनी, बल्कि ये उस सफर की दास्तान थी जिसमें एक जिद्दी बॉस और एक शौक सेक्रेटरी ने मिलकर एक घर तख्लीक किया था। जिंदगी शायद अभी भी फूलों की सीख रही थी, मगर अभी आनिया की आनिया जानती थी कि कांटों को फूलों में कैसे बदलना है, क्योंकि अब उसके पास सुल्तान की मोहब्बत की ताकत मौजूद थी।